Hello everyone, welcome to our YouTube channel Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Today is our 11th lecture. We are discussing about the power system for the revision of SSC JEE 2019. SSC JEE 2019 का भी पेपर होने वाला है, तो उसी की रिवीजन क्लासेस हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फिलहाल पावर सिस्टम स्टडी कर रहे हैं और आज पावर सिस्टम का 11th लेक्चर है। लास्ट 10 लेक्चर्स में हम लोगों ने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की, जैसा कि आप लोगों को हेडिंग दिख रहा होगा, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल पावर का ओवरऑल थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। क्लियर? अब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरी कंप्लीट होने के बाद मैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के आपको मैंने कहा था हर चैप्टर का थ्योरी होने के बाद हम उसके 50-50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट परफॉर्म करेंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज मुझे मेनली कमेंट बॉक्स में सिंपली क्या दिखने चाहिए, ए बी सी डी, बस इन 4 लेटर के अलावा ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, कंफ्यूजन हो तो पूछोगे, बट ये 4 लेटर ही आप लोगों के दिखने चाहिए। और मेरी इच्छा है कि किसी भी क्वेश्चन के आंसर में ए बी सी डी चारों आंसर नहीं मिलने चाहिए मुझे। अगर किसी का ए आंसर है तो आपके ए ही आंसर दिखने चाहिए सबके, ठीक है ना। मतलब मैं आज सेम आंसर चाहूंगा, मैं ये पता करना चाहता हूँ भाई प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है उस हिसाब से, ठीक है। तो क्लियर है, चला जाए, यहाँ आ 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 जाए। फ्यूचर पूछ रहे हैं सर मेगा क्विज में कल कितने क्वेश्चन आएंगे? बेटा वो तो कल ही बताएगा, है ना। जिनका है उसमें नाम, उनको मैं आज शाम को कॉल करूंगा, बस जस्ट अभी क्लास के बाद, ठीक है ना। हाँ भाई, आप लोगों को स्क्रीन पे बड़े बड़े दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। आने दे, आने दे, आंसर आने दो भाई। व्हाट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन? बिल्कुल अंकित, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी वो बुक, है ना। तो 4 लोगों ने आंसर दे दिया, 5 ने, 6 ने, 7 ने, 8 ने, 9 ने। बहुत बढ़िया। लाइक नहीं किया है, जो लाइव आ रहे हैं उन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें आप लोग। तो सभी आंसर, बस यही सीक्वेंस चाहिए मुझे। देखो पूरे लाइव चैट में मुझे सिर्फ डी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, डी इज द करेक्ट आंसर। ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि रिवीजन क्लास है और सिंपली मैं आप लोगों को सब चीजें रिवीजन में भी ऑल ओवर पढ़ा ही चुका हूं, ये मान के चलो, ठीक है ना। यहाँ जो आप लोगों से पूछा था डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज किसकी वजह से? ड्यू टू लो पावर फैक्टर, ड्यू टू लो पावर फैक्टर। क्लियर है? तो पावर फैक्टर अगर लो होगा तो जैसा कि हम सबको पता है I प्रोपोर्शनल टू 1/cos⁵। लो पावर फैक्टर में करंट हाई होगा। दूसरी बात, करंट हाई होगा तो सबसे पहले तो वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। बताइए, वोल्टेज रेगुलेशन वोल्टेज ड्रॉप ही होता है एक तरह का। वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला होता है I इंटू जेड। बताइए, पावर फैक्टर लो है तो करंट ज्यादा है और करंट ज्यादा होने पर वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होगा। और वोल्टेज ड्रॉप का ज्यादा होना अच्छी बात, बुरी बात? बुरी बात। पुअर लिखा है, एकदम सही बात है। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसमिशन लॉसेस के बाद। ट्रांसमिशन लॉसेस का फॉर्मूला है I²R। बताइए, लो पावर फैक्टर पे करंट ज्यादा है तो लॉसेस भी क्या होंगे? तो लॉसेस भी ज्यादा होंगे, तो ट्रांसमिशन लॉसेस इंक्रीज्ड, एकदम सही बात। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, हाई कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट फॉर द गिवन लोड। बिल्कुल, इक्विपमेंट की कॉस्ट जो है वो इक्विपमेंट की रेटिंग एस पर डिपेंड करती है। बताइए, एस इज इक्वल टू क्या होता है? VI। लो पावर फैक्टर पे करंट ज्यादा है तो बताओ रेटिंग भी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा रेटिंग होगी बताओ कॉस्ट उतनी क्या होगी? हाई। ये भी एकदम सही है। तो आप ये कह सकते हैं कि लो पावर फैक्टर की वजह से जो डिसएडवांटेज है वो तीनों के तीनों सही है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए इसकी तो मैं आप लोगों के इस वीडियो के नीचे पीडीएफ लिंक भी करवा दूंगा। सो ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द साइज ऑफ फीडर डिपेंड्स। ये आप लोगों का मतलब पूरा ले लिया है मैंने, इसके अलावा और कुछ है नहीं। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन रहे हैं इसका मतलब तैयारी बहुत बढ़िया चल रहा है। सबका आंसर सेम आना चाहिए, सबका आंसर सेम आना चाहिए। साइज ऑफ फीडर किस पे डिपेंड करता है? फीडर का साइज, फीडर का साइज कल ही पढ़ाया है। फीडर डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसमैन, गलत होने का चांस ही नहीं बनता है। क्यों सोनल?
वोल्टेज ड्रॉप पर तो बेटा डिस्ट्रीब्यूटर का साइज डिपेंड करता है ना। गलत आंसर देते हो हैं, ऐसे कैसे चलेगा भाई। कल ही लिखवाया है करंट कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। फीडर का साइज करंट कैरिंग कैपेसिटी पर, और अगर पूछे डिस्ट्रीब्यूटर का साइज तब आपका आंसर वोल्टेज ड्रॉप हो जाता। कल ही लिखा है डिस्ट्रीब्यूटर का वोल्टेज ड्रॉप और फीडर का करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो मेरे ख्याल से सबके आंसर सही हैं। अरे तभी क्या आंसर दे रहे हो भाई, सी क्या कर रहे हो, कुछ भी। हाँ चला जाए आगे, चला जाए। बड़ी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल इन द सेंस पढ़ाने के बाद सिंपल है, नहीं पढ़े होते तो ये क्वेश्चन में से कितने होते वो तो आप भी जानते हो, है ना। चलिए बताइए, मतलब अच्छे क्वेश्चन है, जेई लेवल के हिसाब से एग्जाम में आने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी भी है। होलो कंडक्टर क्यों यूज किया जाता है, बताइए। होलो कंडक्टर, होलो कंडक्टर क्या करवाएगा इसमें से, सबका आंसर सही आना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल आप अपने आंसर के आगे क्वेश्चन का नंबर भी डाल दें, बहुत बढ़िया रहेगा। एक दो बच्चों ने डाल दिया, उसके बाद तो सेम ही आना है, मतलब वही नंबर तो, ठीक है ना। सी आंसर सबका आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन खेल रहे हैं आप लोग। होलो कंडक्टर के बारे में मैंने कल ही बताया, होलो कंडक्टर और बंडल कंडक्टर का मेन काम क्या है, रेडियस ज्यादा होना, रेडियस बढ़ाना। बताओ रेडियस बढ़ने से वेट ऑफ कॉपर जो है वो रिड्यूस होता है क्या, नहीं। रेडियस से कॉपर का तो कोई मतलब ही नहीं है वेट का, जो एक बार कॉपर ले लिया वो तो फिक्स ही रहता है, ठीक है ना। और स्पेशली वेट ऑफ कॉपर बढ़ता है, रेडियस ज्यादा है तो कॉपर भी बढ़ेगा, ये तो घटेगा बोल रहा है, नहीं गलत है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को रेडियस से कोई मतलब नहीं है, कोई इफेक्ट ही नहीं करती स्टेबिलिटी। कोरोना, बताइए हमारा डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैंने आपको पढ़ाया कोरोना में। होलो कंडक्टर और बंडल कंडक्टर रेडियस बढ़ाकर वीडी बढ़ाते हैं, और हम जानते हैं कोरोना पावर लॉस V माइनस वीडी का होल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वीडी या माइनस में ही ये ज्यादा होगा तो आपका माइनस में होने की वजह से कोरोना लॉस रिड्यूस होगा। दिस इज वेरी वेरी क्लियर, सी इज द करेक्ट आंसर। पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है क्या, नहीं। ये कह सकते हो जब भी आर बढ़ता है तो आप सबको इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता है, इट इज म्यू अपॉन 2 पाई ln d अपॉन आर। ध्यान रखना रेडियस बढ़ेगा तो L डिक्रीज होगा, अगर इंडक्टेंस डिक्रीज होगा तो ध्यान रखना x इज इक्वल टू ओमेगा एल, आप सब लोग जानते हैं। L डिक्रीज होगा तो x भी डिक्रीज होगा। अच्छा इससे स्टेबिलिटी पर क्या फर्क पड़ता है ये भी देख लो। स्टेबिलिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, मैंने आपको पी आर मैक्स को स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिखा था, बताओ उसका फॉर्मूला क्या था सर, वी एस वी आर अपॉन एक्स। बताओ यहाँ पर x क्या हो रही है, रिड्यूस, तो स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, इंप्रूव। बट ये कब आता है इंप्रूव वाला, जब आप लोगों के पास ओवरऑल, जब आप लोगों के पास सीधे सीधे लिखा होता है स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट, ये स्टेबिलिटी है, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी नहीं, अदरवाइज दिस विल बी योर आंसर आल्सो। यहां आ जाओ, पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी। पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी की बात करें तो रेडियस से रिलेटेड फिर काफी सारे पॉइंट हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से यही मोर देन इनफ है, आप इसी को स्टडी कर लो, दैट इज ओके, बहुत ज्यादा डीप में चले जाएंगे। तो पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी को भी नियर अबाउट टू ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है, सो डोंट बी पैनिक अबाउट दैट। ये आप लोगों का मेनली मैंने आप लोगों को लिखाया था, अफेक्ट तो सबको करता है, पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी को भी करता है, स्टेबिलिटी को, बट द मेन रीजन टू यूज बंडल कंडक्टर एंड होलो कंडक्टर इज टू रिड्यूस कोरोना, टू रिड्यूस कोरोना, द मेन रिजल्ट, द मेन रिजल्ट, द मेन। क्लियर है, यहां आ जाए, चलें आगे, चलें 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 चलें, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू रेडी फॉर दैट। ये क्वेश्चन आई थिंक जिन्होंने क्विज अटेंड किया था वो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जानते होंगे। मेरे पास आज सुबह ही एक स्टूडेंट का मैसेज भी आया कि सर इसको करने का कोई शॉर्ट तरीका बताओ। शॉर्ट तरीका मैं बताऊंगा, पहले आप आंसर दीजिए। ये भी मैंने क्विज में भी डाला था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। आर के विजन पूछने से इसके पहले के लेक्चर कहां मिलेंगे बेटा, सब निम्बस लर्निंग को सब्सक्राइब करो, अंदर जाओ, ऑप्शंस बने हुए हैं होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट को क्लिक करना, प्लेलिस्ट में देखना मेरे फोटो के साथ डले हुए हैं सारे लेक्चर, ठीक है ना। और इस पूरी सीरीज का जो आज 11th लेक्चर है इसका पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है।
तो मेरे पास आंसर आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, बहुत बहुत बेहतरीन। मुझे बहुत खुशी होती है कि सब लोग जब सेम आंसर देते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ आ जाए तो बी सबसे करेक्ट आंसर आ रहा है सबका, तो इसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। जैसा कि आप सबको रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला पता है, दिस इज वी एस वी आर अपॉन एक्स cos del माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन एक्स। मैंने ये फॉर्मूला आप लोगों को शॉर्ट नोट्स में भी लिखा है, ठीक। शॉर्ट नोट्स में मैंने यहीं से लिखा है। बताओ आप लोगों से अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप पूछ रहा है। अप्रोक्सीमेशन जब लिया जाता है तो cos del में अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से डेल बहुत बहुत छोटा होता है, नियर अबाउट टू 0 डिग्री ले लें तो बताओ अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से cos del इज नियर अबाउट टू क्या होता है 1। मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स में लिखा चुका हूं, डेल की वैल्यू लगभग 0 होती है। बस इसका रीजन नहीं लिखाया, बोल दिया था सिर्फ ऐसे ही, ट्रांजेंट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेशन लेने को खेल रहा है तो cos del इक्वल टू 1। बताओ अगर मैं यहाँ पर cos del को 1 पुट कर दूं तो फॉर्मूला क्या बचा? फॉर्मूला बचा वी एस वी आर अपॉन एक्स माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन एक्स। इज इट? इज इट? इज इट? नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही गंभीरता से सुने। वी आर अपॉन एक्स को अगर मैं यहाँ कॉमन ले लूं तो बताओ यहाँ पर तो बचेगा वी एस और यहाँ बचेगा वी आर। बताइए वी एस माइनस वी आर को आप क्या कह सकते हैं? वोल्टेज ड्रॉप। वी एस माइनस वी आर को क्या कह सकते हैं आप लोग? वोल्टेज ड्रॉप। तो मैं यहाँ वी आर अपॉन एक्स और यहाँ लिखूंगा वोल्टेज ड्रॉप। तो बताओ ये फॉर्मूला किसका आया है? अरे ये फॉर्मूला किसका आया है? ये फॉर्मूला क्यू का आया है। क्यू का फॉर्मूला क्या आया है? वी आर अपॉन एक्स डेल वी। आपको इसे तो बहुत लेंदी नहीं है, ये सब चीजें तो आपको याद होनी चाहिए फट से। मैंने आप लोगों को लिखाया है, नोट करके देखना रिवीजन क्लास में, कि रिएक्टिव पावर वोल्टेज ड्रॉप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैंने पीआर और क्यूआर दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया था, जिसमें पीआर का फिजिकल सिग्निफिकेंस तो क्या था? पीआर का फिजिकल सिग्निफिकेंस तो था स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। और क्यूआर का फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखाया था कि क्यूआर वोल्टेज ड्रॉप के क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बाकी इन दोनों में वी आर बाई एक्स कॉमन आएगा, दैट इज ओके। थोड़ा आगे चलते हैं, ध्यान से समझना। तो ये सब हमारा कैलकुलेशन नहीं था, हमारा कैलकुलेशन तो सिर्फ यहां से शुरू होगा अब, वी आर अपॉन एक्स और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप, ठीक। बताओ Q का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? तो आपको कहा गया कि रिएक्टिव पावर आपकी 0.3 पर यूनिट है। रिएक्टिव पावर लिखी 0.3। VR का पता नहीं है, X की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो आपको रिएक्टेंस 0.2 दे रखी है, 0.2 मैंने लिखा है यहाँ 0.2। बताओ आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, अप्रोक्सीमेट निकालना है, जल्दी निकालना है। तो आपको यहाँ पर VR अगर दे देता तो भी वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, लेकिन आपको रिसीविंग एंड का नहीं, सेंडिंग एंड का वोल्टेज दिया हुआ है। कितना है? 1.2। तो आप यहाँ सेंडिंग एंड वाला ही लिख दो 1.2, और जब आप यहाँ से डेल वी निकालोगे तो आएगा दिस इज 0.05। और बताओ इसके नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है 0.05 के? द नियरेस्ट वैल्यू इज 0.052। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये सब तो निकालना ही नहीं है, ये सब तो हो गया, ये सब तो मैंने आपको लिखाया हुआ है, डेल वी के प्रोपोर्शनल होता है, वो डेराइव भी कराया हुआ है। मेन आप लोगों को ये याद रखना है। बोले सर एग्जैक्ट आंसर चाहिए हमको तो 0.052, तो एग्जैक्ट भी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? ये तो शॉर्ट तरीका हो गया, कुछ नहीं है, 3 दूनी 6, 6/12 0.05, बस पॉइंट का खेल है। सर हमें तो बेस्ट आंसर पूरा पूरा 0.052 चाहिए, वो भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? लिसन वेरी केयरफुली। बताओ Q इज इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला क्या था? आपके पास फॉर्मूला था फिलहाल वी एस वी आर अपॉन एक्स, कॉस डेल तो 1 ले लिया मैंने, माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन एक्स। बताओ Q का वैल्यू कितना है? 0.3। Q का वैल्यू 0.3। Vs का वैल्यू कितना है? 1.2। VR के बारे में पता नहीं है, X की वैल्यू है 0.2। दिस इज, आगे चलेंगे, माइनस का वी आर स्क्वायर अपॉन 0.2। ध्यान रखें आप लोगों की यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक यानी दो घात वाली समीकरण। इस समीकरण को सॉल्व करोगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाकर, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ दो आंसर आएंगे। कितने आंसर आएंगे? दो। जो भी आंसर आएगा आपको तो फाइनली क्या निकालना है? डेल वी। वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। बताओ वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला वी एस माइनस वी आर। बताओ ये कितना है? 1.2।
VS क्वेश्चन में दिया हुआ है। VR आप यहाँ से निकाल लो, तो यहाँ से जो भी आएगा ध्यान रखना, आप उसको यहाँ पुट करोगे तो फाइनल आंसर आपका 0.052 आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन जो नीचे। और ये क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक है कि सर हमको जल्दी आंसर चाहिए, तो शॉर्ट ट्रिक इन द सेंस अप्रोक्सीमेट रख दो। VSVR का वैल्यू अप्रोक्सीमेट ही है, क्यों? क्योंकि बहुत कम डिफरेंस है 0.052। तो ये अप्रोक्सीमेट और ये एक्चुअल, ये एक्चुअल। क्लियर है? मैंने आपको दोनों बता दिया है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभिषेक कह रहे आता है, तो बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम लोग चल सकते हैं। क्लियर है? ये तो मतलब पूरा जिसको आंसर चाहिए, बाकी मैंने तो आपको एग्जाम में तो इस हिसाब से याद रखना है। क्लियर? चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ जाए, स्क्रीनशॉट ले लो किसी को जरूरत हो तो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोई इशू नहीं है, ज्यादा बड़ा कोई सॉल्यूशन हो या ऐसा कुछ हो तो, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, आई थिंक विजिबल तो होगा। बताएं इसका आंसर बताएं। अभिषेक कह रहे हैं सर इसीलिए कम टाइम में आंसर नहीं दे पाया था। बेटा शॉर्ट तरीके से तो दे सकते थे, मैंने 30 सेकंड का टाइम रखा था इस क्वेश्चन में। 30 सेकंड मोर देन इनफ होता है उस क्वेश्चन में, शॉर्ट तरीका याद हो तो। शॉर्ट में क्या, बस VS की जगह VR की जगह VS की वैल्यू पुट कर दो। हाँ भाई, मैंने आप लोगों को ये भी करवाया हुआ है आपके रिवीजन क्लास में ही, रिवीजन क्लास में ही नोट करके लिखाया था। देखो क्या है, सबसे पहले तीनों ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर किस में थे, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग में थे, डी स्पेसिंग थे हॉरिजॉन्टल में। बताओ तीन कंडक्टर जब हॉरिजॉन्टल में हो तो स्पेसिंग डी डी और इनके बीच में 2D, तब बताओ हमारा DM क्या होता है, तो D इंटू डी इंटू 2D की पावर 1/3, तो आंसर आ जाएगा 1.253। इज इट? अब कहा गया कि इसी को आप लोग किस में रख दो, ट्राइंगल में रख दो, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज, है ना। मैं अपनी हिंदी पे पूरा काम कर रहा हूं आजकल। फर्स्ट केस, सेकंड केस, यहां आ जाओ। आप इसका DM निकालो, तो तीनों इक्वल हैं, तो मैंने आप लोगों को क्लास में ही निकलवाया हुआ है। तो कितना हो गया ये D, बताओ किसका DM ज्यादा है, ऊपर वाले का। अब आपसे पूछा क्या है वो बहुत अच्छे से, ट्रांसमिशन लाइन को जब इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया तब क्या होगा, बताओ। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया तो होगा क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते ही हमारा DM पहले वाले DM के कंपैरिजन में, पहले वाले DM के कंपैरिजन में घट गया है, हमारा DM घट गया। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया तो हमारा DM घट गया, 1.25 से सिर्फ D रह गया। बताओ DM घटने पर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो सिर्फ इतना याद रखना है, इंडक्टेंस तो क्या हो जाएगा, दिस इज म्यू अपॉन 2 पाई ln DM बाय DS। बिल्कुल, C का फॉर्मूला जस्ट उल्टा होता है, ln DM बाय DS, एवरीवन नोज। यहां जाओ, बताओ DM नया वाला घट गया है तो C तो बढ़ जाएगा, और DM घट गया है तो L घट जाएगा, तो इंडक्टेंस तो घटेगा और कैपेसिटेंस बढ़ेगा। यहाँ जो मैंने आप लोगों को लिखा हुआ है कि इक्विलेटरल में बार बार करने की जरूरत नहीं है, सब इतना लेंदी। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में DM का वैल्यू कम होता है तो इंडक्टेंस भी कम होगा, इंडक्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस जस्ट उल्टा, कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तो यहाँ आ जाओ, कैपेसिटेंस तो इंक्रीज करेगा, इंडक्टेंस डिक्रीज करेगा, सो B इज द करेक्ट आंसर, B इज द करेक्ट आंसर। किसी को ओवरऑल सॉल्यूशन के लिए स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। क्लियर? अदरवाइज वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, we will go for the next question। I think clear होगा। चलें, प्रैक्टिस है जल्दी जल्दी बस, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट बता चुका हूं सब, ठीक है ना क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ भाई, आंसर देंगे आप लोग इसका, आंसर देंगे। मुझे स्क्रीन पर सेम आंसर दिखना चाहिए ना, सेम आंसर आना चाहिए। अंकुश लेक्चर 9 प्ले नहीं हो रहा है बेटा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
मिस हो गया है, मिल जाएगा बेटा, प्लेलिस्ट में ही होगा, प्ले तो होगा, कैसे नहीं होगा, मैं भी क्लास के बाद प्ले करके देख लूंगा। तो इसमें सबका आंसर बी आ रहा है, सिर्फ शिवम कुमार का ए आया है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। यार आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो वीडियो को, जितने लाइव हो आप लोग हैं, लाइक करो भाई वीडियो को, अटेंडेंस अटेंडेंस होनी चाहिए। हाँ भाई, आपसे कहा गया कि आप वो जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में जो ग्रेडिंग करते हो, ग्रेडिंग रिंग बोल दो या गार्ड रिंग बोल दो, गार्ड रिंग का मेन काम क्या होता है? तो ध्यान रखना, वो जो स्ट्रे कैपेसिटेंस वाली करंट होती है ना, स्ट्रे कैपेसिटेंस वाली करंट, उस करंट को नेग्लेक्ट करना है भाई। वोल्टेज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है? जब सारे डिस्क सीरीज में हो, और वो जो स्ट्रे वाला है वो थोड़ा सा उसकी करंट दिक्कत करती है, तो वो जो स्ट्रे यानी एयर वाले जो कैपेसिटर, उनको नेग्लेक्ट करना है। तो सीधा सा आंसर है क्या हमारे पास? दिस इज, ये गार्ड रिंग एक तरह से कैपेसिटेंस बनाती है, जो क्या हेल्प करती है? कैंसिल करने के काम आती है चार्जिंग करंट फ्रॉम लिंक पिंस। लिंक पिंस का मतलब है आप लोगों के तीनों चारों डिस्क एक पर्टिकुलर लिंक पिन से कनेक्ट होती हैं, यानी एक पर्टिकुलर जॉइंट से कनेक्ट होती है। उन्हीं जॉइंट के साथ, मेटल जॉइंट के साथ हमारा सपोर्ट क्या बनाता है? स्ट्रे कैपेसिटेंस। तो उन्हीं को कैंसिल आउट करने का काम करती है, उन्हीं की चार्जिंग करंट को। तो स्ट्रे कैपेसिटेंस की चार्जिंग करंट को कैंसिल करने का काम करते हैं जो भी गार्ड रिंग से कैपेसिटेंस बनते हैं। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा, सबका आंसर सही है। ठीक है ना? एक स्टूडेंट का थोड़ा सा दिक्कत था, आई थिंक क्लियर होगा। दिस इज द आंसर। चलें आगे, चलें 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 चलें, यहाँ जाए यहाँ जाए। अंकुश देख लेते हैं बेटा, आज आज मैं देख लूंगा वीडियो, डोंट वरी अबाउट दैट। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। थोड़े क्वेश्चन लेंदी आपको दिख सकते हैं, बट आई थिंक मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएंगे, सॉल्व होने लायक है। इसके मैं आपको फॉर्मूला सीधे लिखाया हूं। मैंने आपको कहा था कि केबल में हम लोग दो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, दोनों टेस्ट लिखे हुए हैं आपसे, ईच कोर टू न्यूट्रल इफेक्टिव कैपेसिटेंस पूछा हुआ है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस वही CN पूछा है। C1 C2 वाला पता है ना? इसका तो लोगों को आंसर याद हो गया। देखो अभिषेक और पवन, मतलब काफी लोगों ने फ्यूचर इंजीनियर, बेटा फ्यूचर नहीं प्रेजेंट इंजीनियर लिखा करो अब आप अपना नाम, फ्यूचर इंजीनियर नहीं है आपका नाम, प्रेजेंट इंजीनियर। इंजीनियर तो हो आप, कि जॉब लगने के बाद ही लिखोगे प्रेजेंट? हैं? आंसर याद हो गया इसका तो, ये भी मैंने डाला था क्वेश्चन, आपको याद हो तो देखो। यहां पर आपके कोई भी दो कंडक्टर बंच हो रहे हैं या ज्वाइंट हो रहे हैं, बात एक ही, बंच होना, शॉर्ट होना, ज्वाइंट होना शीट के साथ। तो पहला टेस्ट मैंने आप लोगों को यही बताया था, इसका रिजल्ट हमेशा आता है 2C1 + C2। बताओ कितना दे रखा है? 0.6। बहुत बढ़िया। और जब तीनों कंडक्टर बंच कर जाएं, ऑल थ्री कंडक्टर्स बंच्ड, तब हमारे पास आती है 3C2। कितनी इक्वेशन दे रखी है? 0.96 वैल्यू दे रखा है। तो आई थिंक दोनों इक्वेशन हो गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद आपका न्यूट्रल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है 3C1 + C2। मैं आपको तीनों फॉर्मूला लिखा चुका हूं जब मैंने आपको शॉर्ट नोट्स लिखाए थे। बताओ यहां से C2 तो कितना आ जाएगा? दिस इज 0.32। इसको यहां पुट करो तो आपका C1 आ जाएगा 0.6 - 0.32 अपॉन 2। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 0.14 आई थिंक। बस यहां पुट कर दो, 3 टाइम्स ऑफ 0.14 plus 0.32, that is 0.74. So what will be the answer? C will be the answer. तो आप लोगों को मेनली, मैं आपको लोगों को बता दूं जिन्होंने अभी तक भी इनको याद नहीं किया है, अच्छे से याद कर लें। आप लोगों का पहला इक्वेशन 2C1 + C2, तीनों बंच हो रहे हो तो 3C2, और न्यूट्रल परफेस का 3C1 + C2। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। इज इट इज इट इज इट इज इट? ठीक है। इस क्वेश्चन में 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है, तीनों सिंपल सिंपल ही कैलकुलेशन थी। मैंने एक क्विज में दिया था आप लोगों को, 30 सेकंड का टाइम दिया हुआ था। ठीक है ना? तो कोई इश्यू था ही नहीं, मैंने भी 30 सेकंड में किया है। ठीक है ना?
देखो रानी को तो ये क्वेश्चन देखते ही आंसर याद आ जाता है? बेटा इस बार ऑप्शन चेंज होंगे, है ना? और थोड़ी वैल्यू भी चेंज करेंगे। क्लियर है क्वेश्चन? स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों ने? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ आ जाइए भैया। आज जितने क्वेश्चन हो जाएंगे वो हो जाएंगे, ठीक है ना? तो मेरे पास तो 50 क्वेश्चन है, अब जितने हो जाए वो आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप जितनी जल्दी बनाओगे। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। बताइए बताइए, इसका वैल्यू बताइए, आंसर बताइए इसका। व्हाट विल बी द आंसर? कैलकुलेशन को परफॉर्म किया जा रहा है यूजिंग शॉर्ट लाइन, यूजिंग शॉर्ट लाइन इंस्टीड ऑफ नॉमिनल पाई मॉडल। पाई मॉडल की जगह शॉर्ट लाइन से अगर मैं किसी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करूं, बताओ इनमें से कौन कौन सी वैल्यू हायर होगी? हाँ, इसमें फ्लक्चुएशन मैं समझ रहा था इसमें आएंगे। किसी का आंसर डी है, किसी का सी है, किसी का बी है, ए नहीं आया क्या किसी का? दो दो आप लोग आंसर दो, देन वी विल डिस्कस। आप लोग अपने हिसाब से आंसर दीजिए। विजिबल तो है ना आप लोगों को अच्छे से? विजिबिलिटी क्लियर है? ठीक है, यहां आ जाओ। देखो देखो, पाई मॉडल जो होता है, आप सबको याद है पाई मॉडल कैसा होता है? ऐसा, ऐसा ही होता है। मतलब पाई मॉडल में कैपेसिटी ऊपर तो आर प्लस जे ओमेगा एल होता है, यहाँ C/2 C/2। मतलब पाई मॉडल में कैपेसिटेंस होता है क्या? होता है। बट शॉर्ट लाइन की बात करूं तो, शॉर्ट लाइन की बात करूं तो कैपेसिटेंस नहीं होता सर, कैपेसिटेंस नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। पढ़ाया मैंने आप लोगों को, शॉर्ट लाइन में कैपेसिटेंस नेग्लेक्ट होता है, नेग्लिजिबल होता है। अब आपको शॉर्ट लाइन परफॉर्म कर रहे हो आप लोग पाई मॉडल के कंपैरिजन में, तो बताओ शॉर्ट लाइन में दिक्कत क्या है? सर शॉर्ट लाइन में दिक्कत ये है कि कैपेसिटेंस जो है वो नहीं है, एब्सेंट है, नेग्लेक्ट है। बताओ जहां कैपेसिटेंस नहीं होता, कैपेसिटेंस ही पावर फैक्टर को इंप्रूव करके रखता है। बताओ कैपेसिटेंस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में एब्सेंट है, तो यहां हमारा पावर फैक्टर काफी क्या होगा? लो होगा, काफी लो होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस प्रेजेंट ही नहीं है शॉर्ट लाइन में। मुझे एक बात बताओ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं I प्रोपोर्शनल टू 1/cos phi होता है। बताओ पावर फैक्टर जब भी लो होता है तो करंट की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा। तो बताइए सेंडिंग एंड की करंट क्या होगी? ज्यादा, हायर। सो ए इज द करेक्ट आंसर, 1 इज द करेक्ट आंसर। और ऑप्शन चेक चेक कर लेते हैं। सर सेंडिंग एंड की रिसीविंग एंड की कैसे पता चलेगा? तो आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस तो नेग्लेक्ट है। कैपेसिटेंस जब नहीं होता तो सेंडिंग एंड की करंट ही कहां पहुंचती है? रिसीविंग एंड पर। तो करंट चाहे सेंडिंग एंड की बोलो चाहे रिसीविंग एंड की, करंट विल रिमेन सेम। तो कुल मिला के करंट बढ़ रही है, तो हायर वैल्यू करंट का है। ठीक है साहब। दूसरी बात करेंगे पावर की। बताओ सेंडिंग एंड की पावर पूछी है, तो सेंडिंग एंड का वोल्टेज इनटू सेंडिंग एंड की करंट। कुल मिलाकर जब आप सेंडिंग एंड की करंट को हायर कह रहे हो, तो करंट के साथ साथ सेंडिंग एंड की क्या बढ़ेगी? सर पावर भी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? पावर भी बढ़ेगी। इसका मतलब ये सेकंड वाला भी एकदम सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टेज ड्रॉप की, या तो वोल्टेज रेगुलेशन कह दूं या वोल्टेज ड्रॉप कह दूं। बताओ वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है? IZ। बताओ करंट का वैल्यू लो पावर फैक्टर पर ज्यादा है तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो सर रेगुलेशन भी क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन भी हायर है। तो चलो लास्ट एफिशिएंसी पे बात कर लेते हैं। तो ये तीन तो एकदम करेक्ट है। एफिशिएंसी, आप सबको पता है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर, आउटपुट अपॉन इनपुट। बताओ आउटपुट कौन सी पावर होगी? जो रिसीविंग एंड पर पहुंचेगी। और इनपुट कौन सी? जो सेंडिंग एंड पर पहुंचेगी। मुझे एक बात बताओ, आपने यहां लिखा है कि सेंडिंग एंड की पावर बढ़ रही है। बताओ सेंडिंग एंड की पावर बढ़ेगी तो एफिशिएंसी क्या होगी? तो सर एफिशिएंसी घटेगी।
तो एफिशिएंसी जो है वो घटेगी, बट यहाँ तो हायर लिखा है, तो हायर नहीं लोअर होगा। तो एफिशिएंसी इज नॉट इन योर आंसर, इज नॉट इंक्लूडेड इन योर आंसर। सो 1, 2 एंड 3 के हिसाब से सी इज द करेक्ट आंसर। इसके हिसाब से सी इज द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से आई थिंक आप लोगों को ओवरऑल क्लियर होगा। क्लियर हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे चलें। ठीक है, चलें 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 चलें। इज इट, इज इट, इट इज। चले आगे, चले आगे। क्लियर है सबको? क्लियर होगा। चले आगे चलते हैं, यहां चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेटिंग फॉर यू। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। ये तो आपको डायरेक्ट बताना है सिंपली। आपसे कौन सा मॉडल? पाई मॉडल, नॉमिनल पाई मॉडल का सी पैरामीटर का वैल्यू पूछा है। कौन सा? सी पैरामीटर का वैल्यू बताएं। सी पैरामीटर का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। एवरीवन शुड नो। लाइक करते रहें, जो जो नए लोग आ रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करते रहना, अटेंडेंस दर्ज होती रहनी चाहिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करते रहना है, करते रहना है, सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्लियर? आंसर बिल्कुल सबका आंसर एकदम सही आ रहा है। सिंपल फॉर्मूला है सी का फॉर्मूला, y इंटू 1 प्लस वाई जेड बाई 4, 1 प्लस वाई जेड बाई 4। आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। c इज इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस वाई जेड बाई 4। क्लियर क्लियर क्लियर। डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई दिक्कत है नहीं। मैं आपको एबीसीडी पैरामीटर लिखा चुका हूँ टी और पाई मॉडल के। ठीक है, चलेंगे आगे, चलेंगे आगे। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। आंसर देंगे आप सब लोग इसका? आंसर दीजिए इसका, सब लोग आंसर दीजिए। आंसर देंगे। हाँ भाई, आंसर नहीं आ रहा है। क्विज में इसी से सारा दिए थे। नहीं, इसी से सारा नहीं दिए, थोड़ा थोड़ा दिए थे। आपको याद है मैंने कल क्यों क्विज नहीं करवाया, मतलब ये क्वेश्चन क्यों नहीं करवाया कल या परसों? क्यों? क्योंकि क्विज सॉल्व करवाना था। कुछ क्वेश्चन इसमें से थे, कुछ क्वेश्चन मैंने कहीं और से लिए थे, मतलब पूरा कॉम्बिनेशन था। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए थे मैंने, सभी लेवल के लिए थे, ताकि सबको मतलब कुछ अच्छा, मतलब यो नहीं सारे आ रहे हो यार मैं तो मतलब एकदम टॉप पे चल रहा हूँ, है सिर पे चढ़ जाए कोई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ वो वाला। सी, यहाँ आ जाइए। आप लोगों से क्या पूछा हुआ है? वोल्टेज रेगुलेशन पूछा है। सबको वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला पता? बताओ कौन से पावर फैक्टर पे पूछा है? पावर फैक्टर देख लो, पावर फैक्टर देख लो, ये रहा पावर फैक्टर कॉस थीटा। अच्छा, लैगिंग या लीडिंग कुछ बोला है क्या? नहीं। तो लैगिंग लीडिंग कोई सा भी आ सकता है। तो बस एक ही तो डिफरेंस है कि लैगिंग वाले में बीच में प्लस आता है और लीडिंग वाले में माइनस आता है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में पढ़ा है मैंने आप लोगों को, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन। अब यहाँ सारे प्लस वाले हैं तो बाय डिफॉल्ट ये लैगिंग ही हो गया, प्लस लैगिंग में आता है। तो बताओ फॉर्मूला क्या लिखवाया हुआ है मैंने आप लोगों को वोल्टेज रेगुलेशन का पर यूनिट में? तो सबको पता है इट इज आर पर यूनिट कॉस थीटा प्लस एक्स पर यूनिट साइन थीटा, सिंपली। तो बस ये फॉर्मूला देख लो। तो यहाँ आर को वी आर बोला है और एक्स को वी एक्स बोल दिया है, दैट इज द फॉर्मूला। यही फॉर्मूला, दिस इज सी। आई थिंक मेरे ख्याल से सबका आंसर सही है, सबका आंसर सही है, सबका आंसर सही है। क्लियर है? सर कल इजी क्वेश्चन दीजिएगा, मैं भी सॉल्व कर सकूं यूट्यूब पर। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना? सिंपल क्वेश्चन ये रखेंगे, डोंट वरी। मतलब देखो यार, आपको बताऊं कल के मेगा क्विज के बारे में। तो भाई फर्स्ट डे जो टॉप 5 है, कल जो टॉप 5 आए, बताओ टॉपर क्यों आए? क्योंकि इनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। अब मैंने मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन ले लिए ऐसे, तो जैसे आप लोग आंसर दे रहे हो वैसे सारे के सारे आंसर दे देंगे, है ना? तो थोड़ा तो लॉजिक रखना पड़ेगा, है ना? तो कल के क्वेश्चन का थोड़ा तो लेवल होना ही है, ठीक है ना? तो होगा ही वो तो लेवल। क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर होगा, क्लियर होगा, क्लियर होगा। चले आगे, चले 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 चले। हाँ भाई, इसका आंसर दें आप लोग। द डिजाइन ऑफ इंसुलेटर, डिजाइन ऑफ इंसुलेशन above 400 किलोवोल्ट, above 400 किलोवोल्ट। बताओ किस पर डिपेंड करेगा?
डिजाइन ऑफ इंसुलेशन। इंसुलेशन हाई वोल्टेज के लिए दिया जाता है। विनोद के बारे में कुछ बोले? कौन ये हीटर बोल रहे हैं? क्या बोले विनोद के बारे में? हैं? आई थिंक विनोद इज फ्रॉम नेपाल। आई थिंक विनोद, एम आई राइट? मैं आपसे एक दिन पूछ भी रहा था, शायद उस दिन मैंने आपका रिप्लाई देखा नहीं था। हाँ, आप वही है ना जो शायद से वही नेपाल से थे मेरे ख्याल से, या फिर कोलकाता से हैं? मेरे ख्याल से तो नेपाल से ही थे आप। अरे सी कौन दे रहा है बेटा? स्विचिंग सर्जेस बताया है मैंने आप लोगों को कई बार, थ्योरी क्लास में तो कई बार डिस्कस किया है। बताओ इंसुलेशन किसके हिसाब से दिया जाता है? वोल्टेज के हिसाब से। बताओ सबसे ज्यादा वोल्टेज के हिसाब से सबसे ज्यादा इंसुलेशन डिजाइन होगा, तो सबसे हाईएस्ट वोल्टेज कब आता है? स्विचिंग सर्ज के टाइम पर। स्विचिंग का मतलब जब आप करंट को सडनली चेंज करते हो, तो V इज इक्वल टू क्या होता है? L di/dt। इज इट? जब भी आप स्विचिंग ऑपरेशन करते हो, स्विचिंग का मतलब है या तो स्विच ऑन करते हो या ऑफ करते हो। बताओ अगर मान लो आप स्विच को ऑन कर रहे हो, तो ऑन करने का मतलब DI का मतलब क्या है? DI का मतलब है चेंज इन करंट। DI का मतलब क्या है? DI का मतलब है चेंज इन करंट। तो चेंज इन करंट का मतलब है पहले स्विच ऑफ था, तो बताओ पहले करंट कितनी थी? पहले करंट थी 0। स्विच ऑन करते ही करंट कितनी होगी? I। मतलब स्विच ऑन करने या ऑफ करने में कितना टाइम लगता है? बहुत ही कम टाइम, लगभग 0 टाइम, या बहुत बहुत कम टाइम। मतलब इतने कम टाइम के लिए वोल्टेज क्या होगा? बहुत बहुत ज्यादा होगा। तो जब भी आप कभी स्विचिंग ऑपरेशन करते हो, यानी करंट को ऑफ से ऑन करते हो या ऑन से ऑफ करते हो, तो बहुत कम टाइम में स्विच ऑन या ऑफ हो जाता है, और इतने कम टाइम के लिए चेंज इन टाइम, बहुत कम टाइम के लिए वोल्टेज बहुत हाई होता है, जिसे हम स्विचिंग सर्ज कहते हैं। अगर आप लोगों से अबव 400 केवी बोला है, 400 केवी मैंने उधर लिख दिया, तब आप स्विचिंग सर्ज कहोगे। और अगर लोगों से 400 केवी नहीं, कम वोल्टेज के लिए पूछे, कम वोल्टेज यानी लगभग लगभग ये मान लो कि इंसुलेशन सिस्टम अबव नहीं, बिलो 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 400 केवी बोले या बहुत बिलो हो जाए, तब फिर लाइटनिंग ओवर वोल्टेज आता है। तो लाइटनिंग ओवर वोल्टेज भी आंसर होता है, बट वो अबव के लिए नहीं, किसके लिए होता है? बिलो 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 बिलो। और मान लो ये हो ही नहीं, तो सर ये वोल्टेज ही ना दे, तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन हो, तो डिजाइन ऑफ इंसुलेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन, तब भी बाय डिफॉल्ट बी ही आंसर होता है। तो बी ही हमारा मोस्ट करेक्ट आंसर है। क्या लाइटनिंग ओवर वोल्टेज भी कभी आंसर आ सकता है क्या? हाँ, जब 400 केवी के अबव नहीं, 400 केवी के बिलो 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 क्वेश्चन हमें आया है। क्लियर है? मेरे ख्याल से आई थिंक क्लियर होगा। क्लियर 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 क्लियर। चलेंगे आगे, चलेंगे चलेंगे चलेंगे। क्लियर है? तो विनोद ने हमको कुछ आंसर दिया है। नहीं नहीं नहीं, विनोद का आंसर नहीं आया है। विनोद वायरल वाला सर। कौन वायरल वाला? ट्रेंडिंग विनोद सर। कौन है भाई ये ट्रेंडिंग वाला विनोद? पता नहीं यूट्यूब पे आप लोग क्या क्या देखते हो। मैं तो भाई साहब इंजीनियर्स एकेडमी के लेक्चर ही देखता हूँ बस। मतलब मैं तो क्यों देखूंगा, मैं तो पढ़ाता हूँ मतलब। लेकिन मैं जब भी यूट्यूब खोलता हूँ तो बस ऊपर ही ऊपर निम्बस लर्निंग डाल रखा है सर्च पे, और कुछ भी नहीं आता। पता नहीं आप लोग क्या क्या देखते हो, कौन सा ट्रेंडिंग में चल रहा है, ना क्या है ना क्या है। अरे पढ़ लो। बताओ इसका आंसर बताओ फटाफट से। सर कंडक्टर में कौन सा इंसुलेशन लेंगे? लो वोल्टेज के लिए थोड़ा कंफ्यूज्ड है इसमें। पीवीसी, पेपर, VIR। किसके लिए लो? बेटा वो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। अगर आपके पास क्वेश्चन है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, मुझे क्वेश्चन सेंड कर दो, ठीक है ना? मैं वर्बली ऐसे कुछ नहीं बता सकता कि इतने वोल्ट के लिए क्या है क्या नहीं। आप क्वेश्चन दो, अकॉर्डिंग टू दैट आई विल गिव यू द आंसर। ओके मेट? आपको मेरा नंबर पता होगा, मैंने पर्सनल नंबर शेयर कर रखे, नहीं पता है तो पूछ लो, कोई भी टाइप कर देगा। हाँ भाई, लाइक करते जाएं, जो जो नए आते जा रहे हो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना? अगर आप लोगों को पता चले कि कल क्विज, परसों क्विज खेला हमने, उसके पहले क्विज खेला, और कल मेगा क्विज है, ठीक है ना? 50-50 क्वेश्चन के सेट हम वहां पे भी सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा नोटिफिकेशन वगैरह के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बंडल कंडक्टर का पूछा है, तो मेरे पास ज्यादातर आंसर सी वाले आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं बंडल कंडक्टर या होलो कंडक्टर आप लोगों का क्या बढ़ा देता है? रेडियस बढ़ा देता है। बताओ उससे लाइन की रिएक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो रिएक्टेंस बराबर ओमेगा एल होगा। ओमेगा तो ठीक है, बताओ एल का वैल्यू कितना है? दिस इज म्यू अपॉन 2 पाई एल एन डी अपॉन आर। बताओ बंडल कंडक्टर हमारी रेडियस बढ़ा देता है, तो रिएक्टेंस रिड्यूस हो जाएगा, बट यहाँ तो इंक्रीज लिखा हुआ है।
नहीं 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 नहीं, ये तो आंसर गया। कैपेसिटेंस पे आ जाओ, मुझे बताओ सी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना होता है? 2 पाई एप्सिलॉन अपॉन एल एन डी अपॉन आर। बताओ बंडल कंडक्टर रेडियस बढ़ा रहा है तो यहाँ कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, इनवर्सली टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ तो रिड्यूस लिखा हुआ है, ये तो इंक्रीज हो रहा है, ये भी नहीं होगा। वोल्टेज ग्रेडियंट आप लोगों को पढ़ा है, वोल्टेज ग्रेडियंट जी मैक्स को बोलते हैं हम लोग। फॉर्मूला इज सिंपली वी अपॉन आर एल एन कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, केवल में पढ़ाया मैंने आप लोगों को। बताओ आपका रेडियस बढ़ रहा है बंडल कंडक्टर से तो जी मैक्स रिड्यूस होगा। क्या रिड्यूस हो रहा है? क्या हो रहा है? सी इज द करेक्ट आंसर। कोरोना लॉस के बारे में बात कर लो, पीसी प्रोपोर्शनल टू होता है वीपी माइनस वीडी का होल स्क्वायर एंड वीडी प्रोपोर्शनल टू होता है आर। बंडल कंडक्टर रेडियस बढ़ा रहा है तो वीडी बढ़ेगा, बट वीडी बढ़ेगा तो माइनस में होने की वजह से कोरोना लॉस रिड्यूस होगा, बट यहाँ तो इंक्रीज लिखा है, ये भी नहीं होगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से सही होगा, क्लियर होगा। इज इट इज इट इज इट इज इट इज इट क्लियर 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 क्लियर। पवन कह रहे हैं स्पीड बढ़ा दो, स्पीड बढ़ा दूं? बढ़ा देते हैं, चलो स्पीड बढ़ा देते हैं। क्लियर है क्वेश्चन एवरीवन? मैं आपको हर चीज का आंसर दे रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज मेरे को बताना सी एकदम सही आंसर। चलो नेक्स्ट पर डी आंसर, चलो आगे ऐसा मजा नहीं आएगा, ठीक है? चले आगे आगे, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है ना? प्रैक्टिस है तो बस, बाकी मैं आप लोगों को रिवीजन तो करवा ही चुका हूं। बताओ आंसर बताओ इस क्वेश्चन का, आंसर बताओ इस क्वेश्चन का, गिव मी द आंसर, आंसर आंसर आंसर। तो पवन बहुत बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं, बट हमारे टॉप 10 में नहीं आ पाए, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक तैयार रहो। इस वीक पावर सिस्टम का क्विज था, आपको क्या लगता है क्विज एक बार ही हुआ है? हर वीक क्विज होगा। इस वीक पावर सिस्टम का था, नेक्स्ट वीक किसी और सब्जेक्ट का होगा। बस इस बात का ध्यान रखना, क्विज भी तभी तक चल रहे हैं जब तक आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, तो जितना शेयर कर सको उतना करो। अगर हर वीक आप लोगों को क्विज खेलने हैं तो, ठीक है ना? अगर हर वीक आप लोगों को टॉप 5 में आने की, और पता क्या आपका पावर सिस्टम कमजोर हो, कोई और सब्जेक्ट स्ट्रांग हो, ठीक है ना, तो उस हिसाब से चले। तो यहां आ जाए, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूटर का क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर का, एक फीडर का। आप लोगों से क्या कहा गया कि वोल्टेज जो है वो n टाइम्स इंक्रीज किया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए तो आंसर मैंने आप लोगों को पूरा बता रखा है, इट इज 1/n²। आई थिंक जरूरत नहीं है, पूरा प्रैक्टिस सेशन जब लिया था जिसमें 16 वीडियोस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, 16 वीडियो का, उसमें इस पूरी चीज को डिराइव करा रखा है कि 1/n² कैसे हो जाता है। अदरवाइज फिलहाल डायरेक्ट के हिसाब से फीडर बता देता हूं। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्वेश्चन आया तो 1/n², और ये पूरा क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं फीडर लिखा होता, तो फीडर के लिए होता है 1/n। तो बताओ इस वक्त डिस्ट्रीब्यूटर है तो 1/n² इज द करेक्ट आंसर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। जो मैक्स लोगों ने दिया, सिर्फ अंजनी का थोड़ा आंसर अलग था, बाकी का मैंने देखा नहीं है जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो बेटा ध्यान रखें, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 1/n², फीडर के लिए 1/n। इज इट इज इट इज इट इज इट इज इट? लैंग्वेज में उलझा सकता है, जब वोल्टेज इंक्रीज हो रहा हो तो 1/ में लिखो, और डिक्रीज हो रहा हो तो डायरेक्ट लिखो, ठीक है ना? इंक्रीज वाला ही आता है जनरली, ठीक है ना? बस नाम याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटर तो 1/n², फीडर तो 1/n। कैसे आया पूरा डेरिवेशन करवा रखा है, 16 वीडियोस आई थिंक अप्रैल में करवाए थे, ठीक है ना? तो आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। चलिए चलिए नेक्स्ट 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 क्वेश्चन, चलिए यहाँ आ जाए। गिव मी द आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर देंगे आप लोग। सब्सक्राइब एंड लाइक बना रहना चाहिए, नए लोग हैं सब्सक्राइब करो बेटा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्विज में क्वेश्चन के साथ टाइम ऐड कर देना, जिससे टाइम का पता चल सके, वरना कभी कभी आंसर रह जाता है। अरे संजय, हमेशा स्क्रीन पे टाइम आता है, जब भी आप क्विज प्ले करते हो तो ध्यान रखना वो टाइम बढ़ते हुए ऐसे खत्म होता है, पूरा आपका मोबाइल की स्क्रीन में चलता है टाइमर। मैंने तो खुद खेल के देखा है भाई, जब आप लोगों को खिलाता था क्विज तो मेरे मोबाइल में मैं भी तो आंसर देता था, लेकिन मैं जानबूझ के गलत आंसर देता था। क्यों? क्योंकि पता चले फर्स्ट रैंक मेरी आ गई है, और मेगा क्विज में मैं ही जीत गया तो ये तो ब्लंडर हो जाता ना,
कि सर खुद ही खेल लिए, खुद ही दोनों क्विज में फर्स्ट आ गए, मेगा क्विज में भी फर्स्ट आ गए, सब खुद ही ले गए, फिर हम क्या कर रहे हैं, है ना? तो मैंने खेल के देखा है वो। यहाँ आ जाओ। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि रिएक्टिव पावर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? तो अभी थोड़ी देर पहले डेरिवेशन करवाया है कि रिएक्टिव पावर क्यू आर किसके प्रोपोर्शनल होती है? वोल्टेज ड्रॉप के। तो बस लाइन वोल्टेज ड्रॉप बी इज द करेक्ट आंसर। पूरा डेरिवेशन अभी कुछ टाइम पहले, थोड़े क्वेश्चन के पहले ही, दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में मैंने डेराइव करवाया था। हाँ रानी, बिल्कुल मेडल भी मैं ही ले गया है ना, इसलिए। तो मैंने क्या है कि मैं खेल तो रहा था, लेकिन वही है कि आराम से आपको खिलाने पे मेरा पूरा ध्यान था। मैं तो बस ऐसे ही बिना देखे ऐसे बी सी डी जो भी दब जाए हाथ से ऐसे खेल रहा था, मैं आप लोगों की तरफ देख के खेल रहा था ऐसे ही। तो उसमें मैंने देखा टाइमर तो चलता है, कोई इशू ही नहीं है टाइमर का। चलें चलें चलें, क्लियर होगा। ओके, गिव एन आंसर फॉर दिस वन। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सेम आंसर आना चाहिए सबका, सेम आंसर आना चाहिए। और एक यार मैंने आपको कहा था आप ये व्यूज वगैरह बढ़ाओ, आप लोग किसी को बुलाते नहीं हो, रोज इतने ही व्यूज आते हैं। ये व्यूज थोड़ा बढ़वाओ यार, कम से कम 150-200 तो लेकर जाओ इसे। कहाँ गए सारे इंजीनियर हैं कि सारे पहले से गोल्ड मेडलिस्ट हो गए हैं? मजा भी बहुत लेते हैं सर, बिल्कुल। कल देखो मेगा क्विज में एकदम माहौल बना देंगे, है ना? हाँ, यहाँ जाओ। वोल्टेज कंट्रोल बस कौन सी बस को कहते हैं? तो बेटा वोल्टेज कंट्रोल बस कहते हैं पीवी बस को, या आप कह सकते हैं पीवी बस ही हमारी जनरेटर बस होती है, ठीक है ना? ध्यान रखना, इस बस को पीवी बस ही क्यों कहा, मतलब पीवी बस कहने से क्या मतलब है? तो पीवी बस ही इसको इसलिए कहा क्योंकि बेटा इसमें पी और वी नोन होते हैं, स्पेसिफाइड होते हैं। और आपसे यहाँ स्पेसिफाइड वैल्यू ही पूछिए तो बताओ वोल्टेज कंट्रोल बस में पी और वी ही स्पेसिफाइड वैल्यू होती है? तो बताओ पी तो क्या होती है? पी तो होती है रियल पावर, और वी क्या होता है? वोल्टेज का मैग्नीट्यूड। सो सी इज द करेक्ट आंसर। सर ये सब के बारे में आपने कभी बताया नहीं? बताया है मैंने। क्वेश्चन सीरीज में जाओ, 16 वीडियोस वाले में मैंने सभी बसेस के बारे में लिखाया है। पीवी बस, पीक्यू बस, स्लैक बस, पीवी को जनरेटर बस और पीक्यू को लोड बस, सब कुछ लिखवाया है, ठीक है ना? इज इट क्लियर? होगा, क्लियर होगा, क्लियर होगा। चले आगे, चले 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 चले। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताए। आंसर बताए, क्वेश्चन पढ़े आराम से, देन गिव मी द आंसर। गिव मी द आंसर। जो बता चुका हूं वो नहीं बता रहा हूं, कोई नई चीज है तो जरूर एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल, सी इज द करेक्ट आंसर। सब लोग बोल रहे हैं कि नो लोड पर, बताओ नो लोड पर कौन सा इफेक्ट होता है? फेरांटी इफेक्ट। बताओ फेरांटी इफेक्ट के समय, फेरांटी इफेक्ट किसकी वजह से होता है? तो कैपेसिटेंस की वजह से होता है। तो फेरांटी इफेक्ट कैपेसिटेंस की वजह से होता है, कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन। तो नो लोड में के टाइम पर जो करंट होती है लाइन में, वो कैपेसिटेंस की करंट होती है, जिसे आप फेरांटी इफेक्ट भी कहते हैं। क्लियर 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 क्लियर। यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। नेक्स्ट, दिस वन, दिस वन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। बी 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 बी, बेहतरीन। इकोनॉमिक साइज, इकोनॉमिक साइज के लिए कैल्विन्स ने लो दिया। लो क्या दिया? दिस इज C2A इज इक्वल टू C3/A। मैंने आपको पढ़ाया है रिवीजन क्लास में, ठीक है ना? रैंडम क्वेश्चन है, मैं ऐसे उठा के लाया हूं और आप देख रहे हो सब कुछ आप लोगों को रिवीजन में पढ़ा दिया है मैंने। कुछ कुछ को डायरेक्ट क्वेश्चन है वो छोड़ दिए, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे जो भी है, ठीक है ना? कोई इश्यू नहीं है। चला जाए आगे। ये पढ़ा दिया पूरा, C2A क्या है, C3A क्या है। ये वेरिएबल पार्ट ऑफ एनुअल चार्ज ऑफ कैपिटल, ये
आप लोगों का एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड, केल्विन्स लॉ, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। आंसर, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? What will be the effect of temperature increment? क्या बात अमित, इतने एग्जाम में आए? सी आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टर का गर्मियों में वायर एकदम, वायर की लेंथ बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी पड़ेगी, वायर लेंथ एकदम बढ़ जाएगी, तो लेंथ तो बढ़ेगी। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है तनाव। पता, वायर की लंबाई बढ़ गई तो एकदम वायर ऐसे लटक गया, तो स्ट्रेस बहुत ही कम हो गया, स्ट्रेस बहुत ही कम हो गया। तो स्ट्रेस तो कम हो, लेंथ बढ़ जाती है, तो यहां लिख दो स्ट्रेस तो कम हो जाएगा और लेंथ बढ़ जाएगी। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से आई थिंक क्वेश्चन क्लियर होगा, क्लियर होगा, क्लियर होगा, क्लियर होगा। यहाँ आ जा, 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 यहाँ आ जा। गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर, आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक काम करते हैं, 19 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन आज खेलेंगे, 25 क्वेश्चन कल खेलेंगे। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं रखेंगे कि 6 बजे खत्म करना है कि 6:15, 5-10 मिनट आगे ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आज 25, कल 25, करिए, आराम से करिए। अच्छा, एसएससी कट ऑफ के बारे में बता दे बेटा, बहुत जाती है ना। पिछले साल 152 गई है, 152, बहुत जाती है बेटा कट ऑफ, है ना। बस आप लोग पढ़ते जाओ, है ना। हाँ, पढ़ो, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कोई सी दे रहा है, कोई बी दे रहा है, कोई ए दे रहा है। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन हो चला है। तो इंस्टॉलेशन ऑफ कैपेसिटर एट सूटेबल लोकेशन एट ऑप्टिमम साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिजल्ट्स इन व्हाट। मतलब अलग अलग जगह पर कैपेसिटेंस के इंस्टॉलेशन का क्या यूज है। तो आप सबको याद है कि कैपेसिटर का इंस्टॉलेशन आपका पावर फैक्टर इंप्रूव करता है, और आप सबको पता है कि I प्रोपोर्शनल टू 1/cos phi है। तो पावर फैक्टर इंप्रूव होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी? तो करंट की वैल्यू कम होगी। बताओ, इस केस में आप लोगों का सबसे पहले वोल्टेज रेगुलेशन, जिसे आप वोल्टेज ड्रॉप भी कह देते हैं, I/Z। पावर फैक्टर इंप्रूव होगा तो करंट कम होगी, तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। बताओ, वोल्टेज ड्रॉप का कम होना, बट यहाँ पर तो नो चेंज लिखा हुआ है। नो चेंज का मतलब वोल्टेज ड्रॉप में चेंज ही नहीं होगा। ऐसा हो रहा है कि नहीं, वोल्टेज ड्रॉप तो रिड्यूस हो रहा है। तो बताओ, कैपेसिटर के इंस्टॉलेशन से हमारा वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? रिड्यूस होता है, क्योंकि कैपेसिटर के इंस्टॉलेशन से पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए आता है कैपेसिटर, शंट कैपेसिटर। पावर फैक्टर इंप्रूव, करंट कम हो, वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, बट यहाँ तो नो चेंज लिखा हुआ है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, रिडक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन पावर लॉसेस। यहाँ जाइए, बताओ पावर लॉसेस का फॉर्मूला क्या होता है? एवरीवन नोज दिस इज I²R, दिस इज I²R। तो यहाँ आ जाए, बताओ आप लोगों का करंट का वैल्यू कम हो रहा है तो लॉसेस भी क्या होंगे? रिड्यूस होंगे। बताओ, लॉसेस रिड्यूस होंगे तो यहाँ रिडक्शन लिखा हुआ है, बहुत बेहतरीन, 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देन आप लोगों से केवी रेटिंग बोल रहा है। बताओ केवी रेटिंग यानी एस बराबर क्या होता है? VI। बताओ, पावर फैक्टर इंप्रूव करके आप करंट कम कर रहे हो तो रेटिंग कम होना चाहिए, बट यहाँ तो इंक्रीज लिखा है, गलत है। यानी बताओ, इन तीनों में सिर्फ 2 वाला स्टेटमेंट सही है। सो ओनली 2 इज करेक्ट, सो बी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच वन? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से आई थिंक बी इज द करेक्ट आंसर, एंड सबको समझ में आया होगा। इज इट, इज इट, इज इट, इज इट, इज इट? क्लियर, 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 क्लियर। चला जाए आगे, चला जाए, चला जाए, चला जाए, चला जाए। जो जो लाइव आते जा रहे हैं, लाइक करते जाओ वीडियो को। अटेंडेंस नोट होती रहनी चाहिए, अटेंडेंस नोट होती रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन कंसिडरेशन फॉर ऑपरेटिंग ट्रांसमिशन लाइन एट हाई वोल्टेज। बताओ, हाई वोल्टेज पर क्यों ट्रांसमिशन किया जाता है? मैंने आपके फर्स्ट डे के लेक्चर में बताया था। सब पावर सिस्टम का लेक्चर क्या हुआ? ज्ञान बाजार 24/7। क्या हो बेटा, पावर सिस्टम का लेक्चर चल रहा है ना? कोई दिक्कत? सब्सक्राइब करो, अंदर जाओ, प्लेलिस्ट में खूब वीडियो पड़े हुए हैं,
पूरा थ्योरी भी पढ़ाया हुआ है। तो हाई वोल्टेज, मैंने कहा था हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन हो या फिर पावर फैक्टर इंप्रूव के एडवांटेज हो, दोनों के बात सेम ही है। क्यों? क्योंकि जब भी आप लोग हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हो तो करंट रिड्यूस हो जाता है, और करंट रिड्यूस पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट भी करता है। तो ध्यान रखना, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करने का मेन रीजन जो होता है वो S बराबर VI, जो कि पावर हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट ट्रांसमिशन में। हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करोगे तो करंट क्या हो जाएगी, कम। बताओ इससे एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो बच्चा बच्चा जानता है कि लॉसेस का फॉर्मूला होता है I²R। तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन से करंट कम होंगी तो लॉसेस कम होंगे, और जितने कम लॉस होंगे एफिशिएंसी उतनी बेहतरीन बनी रहेगी। तो A इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ए को नहीं, मतलब पहला स्टेटमेंट इज द करेक्ट, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन में है। आगे बढ़ लेते हैं। रिड्यूस पावर लॉसेस, ये तो हो ही रहा है ये तो दिख ही रहा है। तो जब पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी इंक्रीज हो, बिल्कुल लॉसेस कम होंगे तो पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तीनों सही है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, सबका आंसर डी आ रहा है। बेहतरीन तैयारी चल रही है आप लोगों की, जिस हिसाब से आप लोग आंसर दे रहे हैं बेहतरीन तैयारी चल रही है। ज्ञान बाजार सर थ्योरी, बेटा थ्योरी के लिए प्लेलिस्ट में जाना, सब्सक्राइब करना पहले, हाँ है ना, सब्सक्राइब करना, अंदर जाना। अंदर का मतलब है जैसे ही सब्सक्राइब करोगे ऊपर 4-5 ऑप्शन आएंगे। पहला होम, दूसरा वीडियोस, तीसरा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जाना, स्क्रॉल करना, थोड़ा नीचे जाना, मेरे फोटो के साथ देखना, एक ऐसी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें 19 वीडियोस हैं, उसमें मैंने पूरी थ्योरी पढ़ाई हुई है, ठीक है ना, 19 वीडियोस पढ़े हुए हैं, ठीक है बेटा। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेहतरीन क्वेश्चन, यहाँ हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, बेहतरीन क्वेश्चन, बताएं भाई इसका आंसर। मजेदार, मतलब मजेदार क्वेश्चन है। A three-phase supply feeds a load consisting of three equal star connectors. If one of the resistor is removed, then the load power is what? रट रखा है, इतना जल्दी तो आंसर आ ही नहीं सकता है रट रखा है, यहाँ जाओ देखो, इक्वल स्टार कनेक्टेड रजिस्टर्स हैं, ठीक है ना, तीन इक्वल स्टार कनेक्टेड रजिस्टर हैं। बताओ 3 रजिस्टर हैं ऐसे, देखो ऐसे, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ठीक है, ध्यान से बोर्ड पर, इक्वल है, आर आर आर। बताओ यहाँ पर कौन सा वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, और ये कौन सा, ये फेज वोल्टेज, ठीक है। यहाँ जाओ, बताओ अगर मैं इसकी पावर लिखूं तो क्या लिखूंगा, सो द 3 टाइम्स ऑफ I²R, ये लिखोगे। अच्छा वोल्टेज की फॉर्म में क्या लिखोगे, अगर मैं पूछूं कि वोल्टेज की फॉर्म में, तो आप इसी को लिखोगे सर 3V²/R। ये V कौन सा वाला, फेज वाला। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा डेराइव करके बता देता हूँ। 3 टाइम तो ठीक है। बताओ ये कौन सी करंट है, फेज करंट। एक्चुअल में सर आपने फॉर्मूला कहां से लिखा, तो ध्यान से सुनना। बताओ यहाँ पर ये एक फेज है, इस फेज में कितनी करंट जाएगी, IP। तो बताओ इस फेज में इस रजिस्टर की पावर कितनी होगी, इस एक रजिस्टर की, एक रजिस्टर की होती है सर I²R। ये फेज वाली करंट इस R में से जा रही है तो I²R। बट यहाँ इस तरह के रजिस्टर कितने हैं सर, 3, 1 2 3, तो इसके आगे कितना लगा, तो 3 टाइम्स। बहुत बेहतरीन। आओ अब फेज करंट के बारे में बात करें। बताओ अगर मैं इस IP की वैल्यू लिखना चाहूं तो कितना लिखूंगा सर, IP की वैल्यू होगी VP/R। एवरीवन नोस दिस थिंग। यहाँ जो IP की वैल्यू कितनी होगी, IP की वैल्यू होगी सर VP/R। इसका होल स्क्वायर करना है, इज दैट क्लियर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। बताओ इसको सॉल्व करेंगे आप, कितना आ गया, 3 टाइम्स ऑफ VP²/R। बहुत बढ़िया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां चाहिए। बताओ VP को VL की फॉर्म में, लाइन वोल्टेज की फॉर्म में लिखना चाहूं तो कितना आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, जरूरत पड़ेगी तो बाद में लिख लेंगे लाइन वोल्टेज की फॉर्म में, अभी तो फेज की फॉर्म में चलने दो। अब हुआ क्या, ये तो नॉर्मल हालात। अब क्या हुआ, अचानक से वन ऑफ द रजिस्टर इज रिमूव्ड, अचानक से एक रजिस्टर को रिमूव कर दिया। रिमूव करने का मतलब अब हालात कुछ ऐसे हो गए हैं। 1 मिनट, मैं यहाँ थोड़ा सा अलग से बना लेता हूँ। ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, और यहाँ पर एक रजिस्टर था उसे हटा दिया गया है।
दिस इज, तो सिर्फ एक रजिस्टर बचा, दो रजिस्टर बचे, एक रजिस्टर हटा दिया। बताओ यहां पर कौन सा वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। बताओ यहां कौन सा करंट, फेज करंट। सिंपली मुझे एक बात बताओ, मुझे तो ओवरऑल पावर लिखनी है। बताओ इस रजिस्टर में कितनी पावर आएगी, वही सर IP स्क्वायर आर। बट एक बात बताओ, यहां पर इस तरह के कितने रजिस्टर हैं सर, दो ही हैं, 1 और 2। तो बताओ इसके आगे क्या लगा दो बेटा, 2। क्या लगा दो, 2। जैसे बताओ यहां आगे क्या लगाया था, 3, क्योंकि यहां 3 रजिस्टर थे। यहां 1 और 2 दो हैं तो 2 आगे लगा दिया। अब IP की वैल्यू लिखते हैं ध्यान से। बेटा बताओ मैं इसमें सिंपली KVL लगा दूं तो ये IP जो है ये तो ओपन है इधर, तो इधर ही आएगी, फ्लो होगी इधर ही आएगी। तो बताओ इसमें KVL लगाऊं तो IP बराबर कितना आ जाएगा सर, VL अपॉन, और दोनों ही सीरीज में हो जाएंगे क्योंकि ये लाइन साइड तो ओपन है, तो VL अपॉन 2R। VL अपॉन 2R, 2R कैसे आया, क्योंकि ये दोनों रजिस्टर सीरीज में हैं, सीरीज में हैं, सीरीज में हैं। बताओ फाइनली हमारे पास कितना हो गया है, तो ध्यान रखना ये हो गया हमारे पास VL स्क्वायर अपॉन 2R। दिस इज VL स्क्वायर अपॉन 2R। अच्छा वो लाइन वोल्टेज की फॉर्म, इसको भी लाइन की फॉर्म में लिख लें, आओ इसको भी लिख लेते हैं लाइन की फॉर्म में। बताओ यहां पर VP का फॉर्मूला स्टार में बच्चा बच्चा जानता है, फेज वोल्टेज लाइन का कितना होता है, लाइन डिवाइड बाई √3 स्क्वायर अपॉन R। तो बताओ फाइनली सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 से 3 कट गया, VL स्क्वायर अपॉन R। अब बस ये देखकर बता दो मुझे कि यहां पर ये VL स्क्वायर अपॉन R था, दो कहानियां हैं, एक पूरा रजिस्टर था तब और जब एक हटा दिया। बताओ अब कितना है, VL स्क्वायर अपॉन 2R। बताओ ये इस पावर का इसमें क्या चेंज हुआ है सर, इसमें नीचे 2 नहीं है, इसमें 2 है। बताओ 2 नीचे है तो 1/2 कितना होता है, आधा। आधे का मतलब कितना प्रतिशत, 50% सी। तो बोले सर बार बार करेंगे क्या एग्जाम में, याद रख लो स्टार के लिए एक रजिस्टर ओपन होते ही 50% रिडक्शन। ये मैंने स्टार कराया। बताओ आज आप घर पे किसका प्रैक्टिस करोगे, जब स्टार नहीं डेल्टा के साथ ये दुर्घटना घटित हुई हो। किसके साथ, डेल्टा के साथ। अगर यही दुर्घटना किसके साथ अगर यही दुर्घटना डेल्टा के साथ घटी हो तब चारों में से कौन सा आंसर आएगा। क्लियर है, ये आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। मेरे ख्याल से आई थिंक क्लियर होगा, क्लियर होगा, क्लियर होगा। तो जिन्होंने नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिन्होंने नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोनों केस मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं, दोनों केस। कोई भी दिक्कत हो कहें। बताइए भाई बताइए, इज दैट क्लियर। देखो गौतम मजे ले रहे हैं, गौतम और शक्ल हैं। बहुत बहुत बेहतरीन बेटा, बहुत ही बेहतरीन कमेंट्री करते हुए यहाँ। सर की शादी नहीं होगी तब तक ऐसे ही मजे लोगे आप लोग हैं। बस लॉकडाउन हटे तो देखो आप हैं। चलें 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 चलें, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। कितने क्वेश्चन हो गए, 21। तो चलो आज इसको यहीं रेस्ट करते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था। बाकी फिर कल स्टार्ट करेंगे हम लोग 22 से, ठीक है। ओके चलिए कल मिलते हैं, बाकी थैंक यू। कल मेगा क्विज के लिए मॉर्निंग 10 o'clock। ओके थैंक यू।